Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in a roundup series जिसमें हम कवर कर रहे हैं अभी के लिए इंडियन पॉलिटी फॉर योर एग्जाम HCS प्रीलिम्स जो कि है हमारा 21 मई को. सो आई थिंक अभी तक हम मैक्सिमम चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट आपके प्रीलिम स्पेसिफिक उसके रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट्स कवर कर चुके हैं. सो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कीजिए O2S Academy ऐप. उसमें आप जाइए HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पर एंड उसमें आपको मिलेगा एक फ्री रिसोर्स मटेरियल का फोल्डर. उसके अंदर आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल होंगी जो अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं अपनी पॉलिटी में. फाइन. सो लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए जो हमें फैक्ट्स रिवाइज करने हैं उन सब के लिए आपके लिए ये PDFs बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी. सो आज का जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है आज हमारा इज रिलेटेड विद द अटॉर्नी जनरल. आपको पता है हमारी करंट अटॉर्नी जनरल जी का फोटो है. ठीक है. इनकी बात जब मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी ऑफिस के बारे में हम पढ़ते हैं द फर्स्ट थिंग वी स्टडी अबाउट द कि हाँ जी कौन से आर्टिकल में इस ऑफिस की बात की गई है. आर्टिकल नंबर 76 बात करता है कि एक अटॉर्नी जनरल इंडिया में होने चाहिए. कौन है ये? ही इज द टॉप लीगल ऑफिसर इन द कंट्री एंड ही इज द पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो आर्टिकल जो है दैट इज हमारा आर्टिकल नंबर 76. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी के ऊपर. तो अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द किसका? ही मस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years. ये हमारी कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी जो हमने सुप्रीम कोर्ट जज के लिए पढ़ी थी. एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years और द एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. जब हमने सुप्रीम कोर्ट कवर किया था तब भी हमने यही कंडीशंस पढ़ी थी. सेम एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इसके टर्म की क्या बात है इनकी? तो इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है. अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इनका कोई टेन्योर या कोई टर्म मेंशन नहीं है. ठीक है. एंड इनका कैसे इनको रिमूव किया जाएगा ये भी मेंशन नहीं है. जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में पढ़ा था, उनके रिमूवल का ग्राउंड्स और प्रोसीजर सब कुछ मेंशन था. रिमूवल कैसे होगा? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. या तो वो रिजाइन कर सकते हैं. किसको रिजाइन करेंगे? अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट को. तो रिजाइन भी किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को ही वो रिजाइन करेंगे. सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कन्वेंशनली इज रिमूव्ड व्हेन द काउंसिल इज डिसॉल्व्ड और रिप्लेस्ड. बोलने का मतलब क्या? ये कहीं मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है. बट द पॉइंट इज जब अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये कह रहे हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसॉल्व हो जाए तो भी ये अपने आप ही ऑफिस छोड़ देते हैं. रीजन बिंग नेक्स्ट कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी वो अपने आप हिसाब से नए लीगल ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे. इनके फंक्शंस क्या है? एडवाइस गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स, लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करने जो कि प्रेसिडेंट इनको असाइन करेगा. गवर्नमेंट के बिहाफ पे सब केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनको अपीयर होना पड़ेगा. जब कोई गवर्नमेंट का केस है तो इन्हीं को गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपीयर होना है. ठीक है. रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 143, पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको पता है. डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, या और कोई फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला है या प्रेसिडेंट इनके लिए बोलेंगे वो सारे फंक्शंस इनको निभाने पड़ेंगे. नेक्स्ट, राइट्स क्या है इनके? ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो एक MP के लिए सारी प्रिविलेजेस हैं वो ही ये भी इंजॉय करते हैं. ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ये ध्यान रखना कि इनको गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं बोल सकते हैं. ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें ये अप्लाई हो गया, बिकॉज इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट. जैसे क्यों? जब हम किसी को गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं तो वो कोई और ऑफिस में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, या कोई और ऑफिस, 2 ऑफिस में आप नहीं, जैसे कभी भी आपको कोई पोस्ट मिलेगी यू हैव टू वेकेट अदर ऑफिसेस. सेम इज विद देयर कि अगर आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो ये प्राइवेट भी अपनी लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं. ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग. एंड लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं है. ये दोनों हाउस की मीटिंग्स में जा सकते हैं. ठीक है. बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यही रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई लीगल मैटर आता है. तो इन दैट केस राइट टू वोट इनके पास नहीं है, लेकिन ये जाके मीटिंग्स में बैठ सकते हैं.
नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द लिमिटेशंस। क्या है कि भाई राइट टू वोट नहीं है तो प्रोसीडिंग्स में बैठ के इनका से नहीं है। शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, इनको उनके फेवर में ही रहना पड़ेगा। शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनको लेना है। Should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the government of India। किसी कंपनी के इनको डायरेक्टर बनना है तो इनको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज एडवोकेट जनरल के लिए नहीं है। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द अटॉर्नी जनरल तो सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस इन द स्टेट एडवोकेट जनरल कौन सा है? 165, जो हमने अटॉर्नी जनरल के लिए पढ़ा वही चीज एडवोकेट जनरल के लिए भी है, लेकिन आर्टिकल नंबर क्या है? 165। एडवोकेट जनरल में आपको इतना ही ध्यान रखना है। सो दिस 165 आर्टिकल क्या बोलता है कि एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 177 बात करता है राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 194 बात करता है इनकी पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल के लिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको एडवोकेट जनरल के लिए याद रखना है जब भी आपको ये ऑफिसर्स पढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू द यूनियन और स्टेट तो आप इनको वैसे ही लिंक करके पढ़िए कि यहाँ पे अगर आपने अटॉर्नी जनरल रखा राइट यार एडवोकेट जनरल आर्टिकल लिखिए, यहाँ पे हमने 76 पढ़ा, यहाँ पे हमने 165 पढ़ा। अपॉइंटमेंट किसने किया ये देखिए, पावर क्या है ये लिखिए दोनों में। सो इन द टेबुलर फॉर्म लास्ट मोमेंट के रिविजन के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। So ये है कौन? चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स। एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट लॉ विद इन द स्टेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज। एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सेम एज द अटॉर्नी जनरल जैसे हमने कवर किया कि ये प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को ये जाके रिप्रेजेंट करेंगे, बट ही ऑल्सो नॉट हैव द राइट टू वोट। ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी, द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां पे कौन करते थे? हमारे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडियन सिटीजन होने चाहिए तो बात आगे, जब बात यहाँ पे जज की होगी तो हाई कोर्ट की आपको याद रखना है। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब इनकी कंडीशंस क्या थी? Barrister having experience for more than 5 years, civil servant with an experience of more than 10 years along with an experience as a servant in Zilla Court for at least 3 years, a pleader over 10 years in the High Court। So Advocate General के लिए ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, barrister, civil servant and the pleader। He shouldn't be more than 62 years of the age as is the age qualification for a High Court judge is 63, point है Supreme Court के लिए आपको ध्यान रखना है it is 65। Term and removal, term of is of course not fixed, procedure and the grounds for his removal not defined, जैसे कि हमने अटॉर्नी जनरल में भी पढ़ा। एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर which means that he or she may be removed by the governor at any time, can also quit the office by resignation to the governor। तो सारा का सारा रोल जो हमने वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था यहाँ पे किसके लिए आ जाएगा? हमारे गवर्नर के लिए। इट इज़ नॉट अ फुल टाइम पोस्ट, तो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये भी एंगेज हो सकते हैं। ठीक है। एडवोकेट जनरल कैन ऑल्सो रीअपॉइंटेड और इज एलिजिबल फॉर एनी अदर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस। ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये अवेलेबल है। नाउ द जो आज का एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज आर कैग। CAG is an independent authority under the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Account, chief guardian of public purse। आपको पता है जब अकाउंट्स की बारी आती है तो हम याद करते हैं किसको? अपने CAG को। इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इनको चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। कभी कभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है कि हु इज कॉल्ड एज द चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, तो उसमें RBI मत लिख के आ जाना, बिकॉज मैक्सिमम में ऑप्शन में RBI दिया जाता है। सो इफ इट इज लाइक दैट तो आप लोग RBI इसमें नहीं मेंशन करके आएंगे। इसमें क्या होगा? चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जो है हमारे किसको बोलते हैं? हमारे कैग को। नेक्स्ट, इन इंडिया द कैग ऑडिट्स द अकाउंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर। अब ये ऑफिस हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। तो फर्क कहाँ पे? आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड, मतलब जब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, पैसा खर्च कर दिया है, उसके बाद जो है वो कैग ऑडिट करेगा। लेकिन यूके में, ब्रिटेन में नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर विदाउट
द कैग, मतलब कैग से परमिशन लेंगे आप तभी ही आप वहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई ऑफिस कहीं से बोरो किया है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन इंडिया कैग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट इन द ब्रिटेन कैग इज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स। सो आपको ध्यान रखना है ये दो डिफरेंसेस। पहली बात, यहाँ पे यूके में एक्सपेंडिचर करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ही इज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स, बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया ये मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, नॉट इवन, ये एक्सपेंडिचर के बाद ही अपने अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? पहली है आर्टिकल 148 डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट, ओथ, कंडीशंस ऑफ द सर्विस। 149 बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। 150 बात करता है accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may on the advice of the CAG prescribe, ठीक है। तो accounts of the state हो चाहे union हो, दोनों को कौन ध्यान रखेगा? हमारे CAG। 151 क्या बात बोलता है? रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोलने का मतलब, एक ऑडिट हुआ यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैग ने ऑडिट किया, वो प्रेसिडेंट को देंगे एंड वो दोनों हाउसेस के पास इसको रिपोर्ट को लेके जाएंगे, उनके सामने उनको रखना है। करंट प्रोसीजर क्या है कैग के अपॉइंटमेंट का? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमने पहले भी देखा था कि ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। सो सेम इज विद द कैग, इनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या है इनके? तो इनके फंक्शंस के लिए हम पढ़ते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर उनकी बात करें कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर कहाँ ली गई, तो इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक। सेकेंडली, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 से भी ये अपनी पावर्स लेते हैं। कैग ऑडिट्स द accounts related to all expenditure in the consolidated fund of India, consolidated fund of each state and UTs having a legislative assembly। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ जी क्या किस किस से पावर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन से ये आर्टिकल्स एंड देयर इज वन एक्ट ऑफ 1971, कैग की पावर्स वहां से आती है। ऑडिट क्या करते हैं? यूनियन और स्टेट्स के दोनों के अकाउंट्स प्लस यूटी, जहाँ पे कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उनके अकाउंट को भी ये ऑडिट करेंगे। ही ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ द इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो दिए अकाउंट्स आपको अब तक तो पता होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब पैसे की बात आएगी तो कौन ऑडिट करेंगे? हमारे कैग। Also acts as a guide, friend, philosopher and the public accounts committee। ये ध्यान रखना when it comes to the committees, तो public account committee के ये लिए सबसे ज़्यादा important है। So these are the some of the provisions related to the CAG and public account committee। तो पब्लिक अकाउंट में से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कि कब आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। कैग ऑडिट रिपोर्ट्स ही हैंडेड ओवर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी एट द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। जैसे ही वो कोई भी अकाउंट को ऑडिट करेंगे तो वो किसको दे देंगे? पैक को ही अपना वो रिपोर्ट देंगे। कैग पोजीशन इज समटाइम्स वन ऑफ द इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर एक्सप्लेनिंग द ऑफिशियल व्यूज टू द पॉलिटिशियंस एंड वाइस वर्सा। बोलने का मतलब, कैग एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं कि अगर कोई अकाउंट के बारे में तो पॉलिटिशियंस को समझाना है या पॉलिटिशियंस का व्यू कमेटी को समझाना है, तो कैग जो है ही इज द सेंट्रल ब्रिज बिटवीन दम, ताकि दोनों को एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट्स है वो समझ आए, जो एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पॉलिटिशियंस को समझ आए और जो पॉलिटिशियंस के पॉइंट्स है जो पब्लिक के लिए वो काम करते हैं वेलफेयर के लिए, सो वो उनको समझ में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैग डज नॉट एंड हियर, ही मस्ट वॉच वेदर द करेक्टिव एक्शन सजेस्टेड बाय हिम हैज बीन टेकन और नॉट। इन केसेस वेदर इट हैज नॉट बीन टेकन, द रिपोर्ट्स ऑफ द मैटर टू द पैक विच विल टेक अप द मैटर। मान लीजिए कैग ने कोई एडवाइस दी ऑन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक अकाउंट, अगर उस पर बात नहीं की गई तो भी वो किसको बोलेंगे? हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 ऑफिसेस हमने करे हैं। वन इज कैग, अटर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। सो दे आर वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? आपको जो इनके आर्टिकल्स हैं दैट वर इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज लेक्चर एंड इसके बाद आपको वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। सो उसमें भी हम ब्रीफ में जितना इंपॉर्टेंट हो सका दैट वी विल कवर। इन सब की पर्टिकुलर पीडीएफ्स को, बिकॉज ये ऑफिसेज हमें लगता है कि ईजी है बट व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको बार बार रिविजन करना है। सो एज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप ऑटोएस अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको मिलेगा HCS टेस्ट प्रीलिम्स का फोल्डर एंड इन दैट यू विल गेट द फ्री रिसोर्स मटेरियल। उसमें से आप
इन पर्टिकुलर पीडीएफ्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिवाइज कीजिए एंड वी विल मीट विद द क्वेश्चन आंसर्स इसी पर्टिकुलर टॉपिक।